तो बेटा अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में। ठीक है, अब तक जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं, अब यहाँ से बेटा उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। तो क्वेश्चन करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरी वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होगी और इतनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा, हर एक चीज आपको पता हो। ध्यान रखना इस चीज को, इतनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और एक चीज समझ के रखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो अपने पास में नोट्स बना रहे हैं जिन बच्चे, उनको ध्यान रखना है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखोगे, फिर आंसर को ट्राई करोगे, अगर नहीं हुआ तब आंसर जाके देखोगे। ठीक है, ऐसे स्टेप होने चाहिए, इसी तरीके से देखना है। स्टार्टिंग वाले कुछ क्वेश्चन है उनको नहीं समझ में आएगा तो मेरे से ही कर लेना। तो बेटा ये है अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके साथ में क्वेश्चन लिख देता हूं। A certain string is with resonate with several frequency। बेटा रेजोनेट की बात हो रही है, मतलब जो ये वाली वो फ्रीक्वेंसी है जो फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग के अंदर में ओसिलेट कर सकती है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, मतलब फंडामेंटल मोड की ही बात हो रही है कि वो फ्रीक्वेंसी है जो स्ट्रिंग के साथ में रेजोनेट करेगी। ठीक है, द लोवेस्ट ऑफ विच इज 200 सीपीएस। सीपीएस का मतलब होता है काउंट पर सेकंड। इसका मतलब ये वाली जो फ्रीक्वेंसी गिवन है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जो कि है 200 काउंट पर सेकंड। ठीक है, अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है और सिर्फ स्ट्रिंग गिवन है तो इसका मतलब है बेटा सिर्फ स्ट्रिंग गिवन हो तो उसमें खुद से ही अज्यूम करके चलना। जब भी अगर अपने पास में सिर्फ स्ट्रिंग लिखा हो तो भाई ऐसी स्ट्रिंग ही कंसीडर करेंगे जो दोनों एंड से बंधी हुई हो। सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये है, इससे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 200 के बाद में 400, 600 और 800। मतलब एफ नोट, 2F0, 3F0, 4F0, 5F, ऐसे चल रहा होता है। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, वेट इन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहा ये। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है ये। 3 consecutive resonance frequency of a stretch string fixed at both end are 60 Hz, 90 Hz and 120 Hz। तो अपने पास में जो बेटा लगातार 3 फ्रीक्वेंसी है वो गिवन है बेटा 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज। ठीक है, और ये ऐसी स्ट्रिंग की है जो लगातार 3 फ्रीक्वेंसी है जो कि दोनों तरफ से स्ट्रेच स्ट्रिंग है। तो बेटा कोई भी 2 फ्रीक्वेंसी है उनका जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या निकल के आएगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। 90 और 60 के बीच का डिफरेंस है 30 और 120 और 90 के बीच का डिफरेंस भी कितना है 30। तो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो आ चुकी है 30 हर्ट्ज। ठीक है, F1 से लिख देता हूं, वो निकली क्या आ चुकी है 30 हर्ट्ज। इसका मतलब जो 60 हर्ट्ज है वो अपने पास में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, फर्स्ट हार्मोनिक को। 90 हर्ट्ज है वो किसको रिप्रेजेंट कर, ये सॉरी सेकंड हार्मोनिक को भाई। ठीक है, 30 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा सेकंड हार्मोनिक। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है भाई थर्ड हार्मोनिक को, और जो 120 हर्ट्ज है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्थ हार्मोनिक को। इस तरीके से ये है अलग अलग हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलो ठीक है भाई। अगर ओवरटोन की बात करें तो ये फंडामेंटल है, इससे जस्ट नेक्स्ट होगा 30 के जस्ट नेक्स्ट है 60, वो होगा भाई फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, उससे जस्ट नेक्स्ट है वो होगा अपने पास में सेकंड ओवरटोन, और उससे जस्ट नेक्स्ट है वो अपने पास में होता है बेटा थर्ड ओवरटोन। अगर कोई स्ट्रिंग है दोनों तरफ से स्ट्रेच है, उसकी प्रॉपर्टीज का यूज किया गया है। उसमें बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका ये है, कोई भी 2 फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है वही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो अपने पास में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो तो है 30 हर्ट्ज। ठीक है, द गिवन फ्रीक्वेंसी आज फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ हार्मोनिक, ये चीज गलत है। गिवन फ्रीक्वेंसी आर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओवरटोन, ये भी स्टेटमेंट सही है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 कि भाई फर्स्ट और थर्ड दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, एनसीईआरटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। तो बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पाइप क्लोज एट वन एंड इज 100 हर्ट्ज। कोई एक पाइप है जो कि एक तरफ से क्लोज है, उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो है 100 हर्ट्ज। ऐसा पाइप है भाई, एक तरफ से क्लोज एक तरफ से ओपन। ठीक है, तो इस केस में जो वेव बन रही होती है वो इस तरीके से बनती है, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना बच्चे, उसकी वैल्यू क्या होती है भाई, वी अपॉन 4L। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इसकी होती है वी अपॉन 4L, और इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो गिवन है 100 हर्ट्ज। इसके बाद में है नेक्स्ट, ऐसा पाइप जो दोनों साइड से ओपन हो। ऐसा सा पाइप है भाई जो दोनों साइड से ही ओपन है। ठीक है, अब अगर ये दोनों साइड से ओपन है तो इसके अंदर में जो वेव बन रही होगी वो इस तरीके से बन रही होगी फंडामेंटल मोड में। तो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू ही निकालनी है, तो बेटा उसका आंसर क्या होता है, वी अपॉन 2L। ठीक है, अगर v अपॉन 4L इतना है तो v अपॉन 2L क्या हो जाएगा, इसका मतलब है इसको ही 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो ये क्या बन गया है, 2 से 2 कैंसिल आउट, v अपॉन 2L, तो ये अपने पास में बन जाएगा 200 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हमने आंसर लिख दिया, बस इतना सा आंसर है। ठीक है, अगर अपने पास में कोई ओपन एंड पाइप है उसकी फ्रीक्वेंसी है वो 200 हर्ट्ज बन जाएगी, अगर क्लोज एंड पाइप की 100 हर्ट्ज है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये। ओके, चलो तो भाई इतनी सी देर में ये क्वेश्चन है ये खत्म हो गया। इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो बेटा किस तरीके से है, तो ये है भाई अगला क्वेश्चन, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप की जो बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो अपने पास में हो जाती है v अपॉन 4 v अपॉन 2L। ठीक है, इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप मतलब एक साइड से क्लोज, उसका जो थर्ड हार्मोनिक है वो जाता है 3 टाइम ऑफ उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है v अपॉन 4L। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास में फॉर्मूला है वो बन गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सिचुएशन बन गई है, इफ द लेंथ ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप इज 20 सेंटीमीटर। क्लोज ऑर्गन पाइप की जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये जो है ये है 20 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप विल बी, तो ओपन ऑर्गन पाइप है उसकी लेंथ क्या होगी, तो भाई v से v कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये बन गया है 1 अपॉन L1 इज इक्वल टू 3/2 L2। ठीक है, और 3 अपॉन 2 इंटू L2 20, तो ये हो जाता है 40। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा भाई 3/40। रेसिप्रोकल लेंगे तो L1 की वैल्यू हो जाती है 40/3 सेंटीमीटर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 13.33 सेंटीमीटर है वो बन जाती है। ये बेटा अपने पास में बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो तो भाई इसके बाद में इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, टू साउंड वेव आर गिवन बाई, साउंड की जो दो वेव है वो इस तरीके से y1 इज इक्वल टू ए साइन 100 पाई टी, y2 इज इक्वल टू ए साइन 1008 पाई टी। द नंबर ऑफ बीट हियर्ड पर सेकंड हमें हर सेकंड कितनी सी नंबर ऑफ बीट है वो सुनाई देंगी। तो ये बीट फ्रीक्वेंसी है वही निकालनी है, मेन तो अपना काम यही है। चलो तो बेटा करते हैं। ठीक है, सबसे पहली वाली जो वेव है उसकी हो जाती है ए साइन ओमेगा टी इक्वेशन, तो यहां से जो ओमेगा है वो हो जाता है 1000 पाई, 1000 पाई। ठीक है,
यहां से जो ओमेगा वो हो जाता है 1008 पाई, वो हो जाता है 1008 पाई। ऐसे करके अपने पास में जो ओमेगा है वो आ गया। फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं वही सबसे पहले की फ्रीक्वेंसी 1000 पाई बटे 2 पाई, तो ये हो जाता है 500 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो आ जाएगा 1008 पाई बटे में 2 पाई। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई है अपने पास में 504 हर्ट्ज। तो जो दो फ्रीक्वेंसी हैं वो इस तरीके से आ गई हैं, F1 और F2। इसका यूज करके बेटा जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, 504 में से 500 घटा दिया तो 4 हर्ट्ज की जो है बीट फ्रीक्वेंसी है। 4 हर्ट्ज की बीट फ्रीक्वेंसी है तो उसको लिखा जा सकता है 4 बीट्स पर सेकेंड। भाई हर सेकंड 4 बीट सुनाई दे रही है। इतना सा इसका क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन भी देख लो, आंसर भी देख लो बेटा। चलो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। ये है मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अननोन फ्रीक्वेंसी एक्स, कोई अननोन फ्रीक्वेंसी एक्स वो बना रही है 8 बीट बना रही है पर सेकंड विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज। 250 हर्ट्ज के साथ में 8 बीट बना रही है हर सेकंड। ठीक है, तो बेटा सॉल्यूशन करते हैं इसका। 250 हर्ट्ज है, 250 हर्ट्ज के साथ में 8 बीट बना रही है पर सेकंड। 8 बीट बनाने का मतलब क्या है, या तो इससे 8 ज्यादा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी या तो इससे 8 कम हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। या तो अपना करेक्ट आंसर होगा 258 हर्ट्ज या इसका करेक्ट आंसर होगा 242 हर्ट्ज। इन दोनों में से एक आंसर ठीक होने वाला है। ठीक है, क्योंकि 8 बीट सिर्फ ये दो ही ऑप्शन बना सकते हैं। एंड 12 बीट विद 270 हर्ट्ज, 270 हर्ट्ज के साथ में जो बना रही है वो है 12 बीट। ठीक है, अगर मैं 270 हर्ट्ज के साथ में अब इन दोनों का कंपेयर करूं, 270 हर्ट्ज के साथ में 270 हर्ट्ज के साथ, अब 270 हर्ट्ज के साथ में इसका अगर मैं कंपेयर करता हूं, 258 और 270 का जो डिफरेंस निकालेंगे वो हो जाएगा 12 हर्ट्ज। तो ये जो है ये 12 हर्ट्ज की बीट बना सकता है। इन दोनों के बीच में जो बीट बनेगी वो कितने हर्ट्ज की होगी बेटा, 12 हर्ट्ज की। ओके, 270 और 242 इन दोनों के बीच में जो बीट बनेगी वो कितने हर्ट्ज की होगी, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 28 हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पे जो बीट बनेगी वो बनेगी 28 हर्ट्ज की। इसका मतलब है इन दोनों में से ही सही ऑप्शन होना था, बाकी सब तो चेक करने हैं। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है, बन गया है ये 258 हर्ट्ज। ठीक है, क्योंकि यही इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो 12 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी थी उस वाली सिचुएशन को। ऐसे क्वेश्चन और भी करेंगे भाई बहुत सारे, तो इन सब क्वेश्चंस का ध्यान रखना कि कैसे ये क्वेश्चन करे जा रहे हैं। ओके, चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। बेटे मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ये, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू साउंड सोर्स आर 256 हर्ट्ज एंड 260 हर्ट्ज। ठीक है, टी इज इक्वल टू 0, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। 0 पे इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है, वहां से स्टार्ट हुआ है। फेज डिफरेंस एट टाइम टी इज इक्वल टू 1/16, मतलब कि 0 से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में 1/16 सेकंड पे दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है, दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो निकालना है। चलो तो बेटा जो फेज डिफरेंस है ना वो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के एक्स या फंक्शन ऑफ ओमेगा टी प्लस या माइनस के एक्स। ठीक है, के एक्स डिस्टेंस की वजह से कोई भी फेज नहीं है, सिर्फ ओमेगा टी की वजह से ही फेज है। तो पहले का जो फेज है वो हमने लिख लिया है ओमेगा, पहले के कोरस्पोंडिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, 2 पाई इंटू पहले की फ्रीक्वेंसी 256, ठीक है, इंटू टाइम 1/16। दूसरे के कोरस्पोंडिंग जो फेज है, ठीक है, या प्लस माइनस के एक्स ये भी हो सकता था। दूसरे का जो फेज है वो क्या हो जाएगा बेटा, दूसरे की ओमेगा टी, ओमेगा क्या है, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम प्लस माइनस के एक्स।
φ1 और φ2 का जब डिफरेंस निकालेंगे उसी को ही क्या बोला जाता है, फेज डिफरेंस। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बन जाएगा 2 पाई इंटू 260 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 2 पाई इंटू 256 डिवाइडेड बाई 16। ऐसे करके ये अपने पास में बनेगा फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे 2 पाई/16 को कॉमन ले लिया, 260 माइनस 256, तो ये हो चुका है π/8। 260 में से 256 घटाया तो बचा है 4। इसका जो फेज डिफरेंस है वो बन गया है π/2। तो इन दोनों सोर्स के बीच में बेटा जो फेज डिफरेंस है वो π/2 बन गया है। और प्रॉपर तरीके से लिख के हमने निकाल भी लिया है। यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होगा ना वो सिर्फ अपने पास में फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस की वजह से हो पा रहा है, ठीक है। तो ओमेगा टी के डिफरेंस की वजह से ही जो फेज डिफरेंस है वो हो पा रहा है, के एक्स में कोई भी डिफरेंस जैसी टर्म नहीं है। ऐसे करके इसका आंसर है वो आ गया है। ओके बेटा, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है मेरे बच्चे ये, द नंबर ऑफ पॉसिबल natural oscillation of air column in a pipe closed at one end and length 85 centimeter whose frequency lies below 1250 हर्ट्ज आर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है ये। एयर का कॉलम है जो बेटा एक एंड से ओपन है, ठीक है। तो एक एंड से ओपन है तो इस तरीके का पाइप है। चलो भाई, इस पाइप की लेंथ भी गिवन है, ये वन एंड से ओपन है, तो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V/4L 340/4 इंटू 85 को एस यूनिट में लिखेंगे तो 0.85, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 3.4, तो 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है बेटा, यहाँ पे बन जाएगी। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इस केस में वो आ गई है 100 हर्ट्ज। इसके अंदर में और सिर्फ ओल्ड हार्मोनिक एग्जिस्ट करते हैं, ओल्ड हार्मोनिक्स ओनली एग्जिस्ट। जब अपने पास में ओपन ऑर्गन पाइप होता है ना, एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज, क्लोज ऑर्गन पाइप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एक तरफ से क्लोज होता है उसमें सिर्फ ओल्ड हार्मोनिक एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब इसमें जो फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेंगे वो क्या होंगी, F, 3F, 5F, 7F, इस तरीके वाली एग्जिस्ट करेंगे। ये वाली फ्रीक्वेंसी है, इनको लिखते हैं भाई। इसमें क्या क्या रहेंगी, 100 बनेगी, 300, 500, 700, 900, 1100, 1100 के बाद में 1300। बट हमसे कौन सी पूछी है, जो 1200 से कम है वो, तो 1300 भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये इतनी सी फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करेंगी, 1 2 3 4 5 है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाता है अपने पास में 6, ठीक है। तो ओनली 6 फ्रीक्वेंसीज हैं वो इसके अंदर में एग्जिस्ट करेंगी, 6 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें एग्जिस्ट नहीं करने वाली। ऐसा अपने पास में क्वेश्चन है भाई, बता, कोई दिक्कत वाली बात है ही ना। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। वो क्वेश्चन है ये, an air column closed at one end and open at other end resonate with a tuning fork which had smallest length of column is 50 सेंटीमीटर। एक बेटा एयर का कॉलम है जो कि एक तरफ से बंद है एक तरफ से ओपन है। चलो भाई, बहुत बढ़िया बात है। और वो रेजोनेट कर रहा है। रेजोनेट करने का मतलब क्या है बेटा, रेजोनेट का मतलब क्या है कि उसके अंदर में वो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट कर रही है जो उसके अंदर में पॉसिबल है, वो वाली फ्रीक्वेंसी। चलो भाई, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। पहली बार जो रेजोनेट कर रहा है वो है 50 सेंटीमीटर पे, अगली बार कितने से पे रेजोनेट करेगा, ये अपने पास में है क्वेश्चन। देखो एयर कॉलम है, मैं बनाता हूं। एयर कॉलम के रेजोनेट है उसका सिस्टम बताता हूं किस तरीके से। एक तरफ से क्लोज है एक तरफ से ओपन है, ठीक है। इसके अंदर में जो वेव बनेगी वो इस तरीके से बन रही होंगी बच्चे, मेरे शेर खान, इस तरीके से। सबसे ऊपर जो है वो क्या बनेगा, एंटी नोड, उसके बाद में नोड, उसके बाद एंटी नोड, फिर नोड।
इस तरीके से मेरे बच्चे बन रहा होता है। ऐसे ऐसे अगले लेवल है वो बनते हुए चले जाए। ठीक है, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशंस में हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ उसी लेवल पे वाइब्रेशन करेगा जहां पे प्रॉपर वेव बन सके। तो बेटा सबसे पहले है, देखो यहां पे है क्या है, एंटीनोड है, बाहर पे तो एंटीनोड ही बनेगा। अगर मैं इसको यहां से क्लोज कर देता हूं, इस पाइप को यहां से क्लोज कर देता हूं, इस पाइप को, इससे नीचे का फिर कुछ भी नहीं बनेगा, तब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतनी सी वेव इसमें बन सकती। ठीक है, और इसके बाद में, इसके जस्ट बाद में अपने पास में यहाँ पे अगर क्लोज कर दूं, यहाँ पे क्लोज कर दूं, इन सब पे ये नहीं बनेगा, रेजोनेट नहीं करेगा। अगला रेजोनेट सीधा ही इस लेंथ पे जाके होता है। ठीक है, जहां पे कंप्लीट वेव खत्म होगी वहीं पे जाके रेजोनेट कर पाएगा। चलो तो भाई बहुत बढ़िया बात है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही ना। यहां से लेकर यहां तक जहां पे पहली बार रेजोनेट कर रहा है, वो वाली जो लेंथ है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 को मैंने थोड़ा सा लेफ्ट में लिख दिया है, कोई दिक्कत की बात है ही ना। 50 को लेफ्ट में ना लिख के भाई इधर लिख देंगे, ले भाई। ठीक है, तो बेटा इधर से अपने पास में देखो, नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं भाई। एंटीनोड फिर नोड फिर एंटीनोड और फिर नोड। एंटीनोड और नोड के बीच का जो गैप है वो 50 है, तो नोड और नोड इन दोनों के बीच का गैप क्या हो जाएगा, 100 बन जाएगा, क्योंकि बीच में एक एंटीनोड भी आ रही है, 100। ठीक है, तो टोटल जहां पे ये रेजोनेट करेगा वो वाला डिस्टेंस कितना हो जाता है, 50 प्लस 100, 150। तो कितना सा डिस्टेंस हो जाता है, 150 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, बस ये आता है इसका। ठीक है, अगला जो रेजोनेट है वो करेगा 150 सेंटीमीटर पे। इससे अगला रेजोनेट करेगा यहां से 100 करेगा, टॉप से अगर डिस्टेंस निकाले तो 250 भी करेगा। उससे अगला ऐसे ही करते हुए नेक्स्ट नेक्स्ट करता रहेगा। तो ये हो जाता है कि किस पोजीशन पे जाके रेजोनेट करेगा, वहां की पोजीशन या वहां के सब सिनेरियो। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होगा। इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ये। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना भाई, अब तक जो भी हमने चीज पढ़ रहे हैं ना, या जो भी इससे पहले की चीज पढ़ी हुई है, सब कुछ के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, कि भाई इस चैप्टर के हर टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन ही ऐसे करते रह रहे हैं, नहीं, मैंने ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चन उठा लिए हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली सारे के सारे क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस की अप्रोच आपको मिल जाएगी, हर टाइप के मुश्किल क्वेश्चन आपसे होने लग जाएंगे। बस एक चीज की जरूरत है बेटा, सीक्वेंस नहीं है क्वेश्चंस का, कि भाई एक बार बीट का क्वेश्चन है तो अगली बार बीट का ही आएगा, नहीं, अगली बार मैं रैंडम क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ, उसके बाद फिर से रैंडम, ऐसे रैंडम, कभी बीट का, कभी साउंड वेव का, कभी किसी का, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसे चलता रहेगा। तो बस इस चीज को मैनेज करते हुए चलेंगे, अदरवाइज तो कोई दिक्कत वाली बात है ही ना। ओके, चलो तो भाई अब करते हैं। ये है मेरे बेटे क्वेश्चन, तीन वेव है अपने पास में। y1 इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3, y2 है 2a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, और थर्ड है माइनस a साइन ओमेगा टी। इंटरफियर विद ईच अदर, द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज। ये अपने पास में है भाई तीन वेव, तो इन तीनों वेव का जो रिजल्टेंट है ना, उसका एम्पलीट्यूड बताना है। चलो तो बेटा कोई दिक्कत की बात है ही ना। अब ये देखो तीन वेव ना होके एसएचएम भी अगर इनको बोल दे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तीनों एसएचएम ही है। पहला जो है, ये इन तीनों को हमें ऐड करना है, तो ऐड करने का तरीका क्या हो जाता है, नेट जो डिस्प्लेसमेंट था उसको ऐड कर देंगे, या नेट प्रेशर है उसको ऐड कर देंगे, तो भी चीज की टर्म्स में लिखा हुआ है उसको ऐड कर देंगे। चलो तो भाई ऐड करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पेजर मेथड यूज करेंगे इधर पे, पेजर मेथड। जिस चीज को फेजर मेथड याद है बहुत बढ़िया है, फेजर मेथड याद नहीं है तो वही करो याद। सबसे पहले जो ओमेगा टी है ना, उसको मैंने रेफरेंस लाइन मान लिया। ये y1 जो है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो है 2a, और वो ओमेगा टी से पाई बाई 3 पीछे है, पाई बाई 3 मतलब कि 60 डिग्री।
ओमेगा टी से 60 डिग्री पीछे है, इसका एम्पलीट्यूड है 2a और ये कितना सा पीछे है 60 डिग्री। ठीक है, y2 की वैल्यू है 2a साइन ओमेगा टी प्लस π/3। दूसरी वाली है रेफरेंस लाइन से कितना आगे है π/3, π/3 मतलब कि 60 डिग्री। तो बेटा फेजर मेथड बताया हुआ है ना एसएचएम में, वो वाले पे बेस्ड क्वेश्चन है ये हो गया है 2a और ये भी कितना डिग्री आ गया बेटा 60 डिग्री। चलो थर्ड जो है उसका एम्पलीट्यूड है -a और ओमेगा टी है। माइनस को भाई माइनस को अंदर भी लेके जा सकते हैं, प्लस 180 कर देंगे, माइनस को मैं सीधा ही लिख देता हूँ, वही अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और ओमेगा टी की रेफरेंस लाइन के बस अपोजिट तरफ में है। चलो ये ठीक हो गया, तीनों का जो फेजर था वो मैंने बना लिया है। अब बेटा 2a और 2a दोनों के बीच में अगर 120 डिग्री का एंगल है तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल मिड में आता है और उसका रिजल्टेंट है वो हो जाता है 2a। ठीक है, इस चीज को आपको याद होगा। ठीक है, पहले से ही वेक्टर्स में ये चीज मैंने ऑलरेडी बताई हुई है कि कोई भी दो वेक्टर है बेटा, उनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट बिल्कुल मिड में आएगा और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना वो दोनों वेक्टर है। तो 2a और 2a का मैग्नीट्यूड है वो मैं इधर बना दे रहा हूं, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बन गया है 2a। लेफ्ट वाला जो a था वो ऐसे ही रहा। ठीक है, अब जो नेट बना है, नेट बन गया है इस राइट में 2a था उसमें से a घटाया तो a बन गया है, तो ये बन जाता है यहाँ पे नेट मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो नेट जो वेव है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा या एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेव, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाता है मेरे बच्चे ए। ठीक है, ए है इसका सही आंसर। तो इसको लिख भी सकते हैं ए साइन ओमेगा टी, ऐसा करके ये जो वेव है ये बन चुकी है। ओके बच्चे, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो भाई, अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो है ये। ठीक है, अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना उनको समझने की कोशिश करना कि भाई ये क्वेश्चन किस तरीके से आया है, कैसे करके इनका आंसर आएगा और क्या इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। ये सारी चीजें अपने लिए अब समझना जरूरी हो गई है भाई। ठीक है, अब जैसे जैसे ऐसी ऐसी चीजें करते जाएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते जाएंगे, इसमें कंसेप्ट में क्लियरिटी आती चली जाएगी। ऐसा क्वेश्चन एक ना एक जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि बीट पे वेस्ट क्वेश्चन है और भाई बीट पे वेस्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है बेटे, तो चलो अब शुरू कर देते हैं इस क्वेश्चन को बिना किसी देरी के करते हुए। देखो बेटा, ए ट्यूनिंग फोर्क ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज, एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी है बेटा 256 हर्ट्ज। ठीक है, मेक्स 5 बीट पर सेकंड विद अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ पियानो व्हेन टेंशन, अच्छा यहां तक लिखो, 5 बीट बना रहा है किसी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ पियानो के साथ। ठीक है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, व्हेन टेंशन इन वायर ऑफ पियानो इज इंक्रीज बाय 2% देन बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज बाय 2 बीट्स पर सेकंड। बीट फ्रीक्वेंसी है वो 2 बीट पर सेकंड से डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ पियानो स्ट्रिंग बिफोर इंक्रीज इन टेंशन विल बी, अच्छा तो 256 का जो है वो सिंक्रोनाइज कर रहा है जिसके साथ में। ठीक है, जो पियानो की स्ट्रिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसके लिए अपने पास में दो ऑप्शन है, 256 से 5 ज्यादा और 256 से 5 कम। 256 से 5 ज्यादा या इससे 5 कम, इससे 5 कम करेंगे तो आ जाएगा 251 हर्ट्ज, इससे 5 में बढ़ाता हूं तो आ जाता है 261 हर्ट्ज। इन दोनों में से एक ऑप्शन सही होगा, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। ठीक है बेटा, अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें चेक करना। ठीक है, ये भाई पियानो स्ट्रिंग के लिए दो ऑप्शन अपने पास में बन गए हैं। अब इससे आगे वाली सिनेरियो है वो देखते हैं। अगर टेंशन है उसको मैं 2% से बढ़ा देता हूं तो बेटा इसके अंदर में पियानो वाली जो स्ट्रिंग है ना उसके अंदर में जो फ्रीक्वेंसी है ना
किसी भी मोड की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल की ही ले लेते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/12 अंडर रूट ऑफ पी बाई म्यू। पियानो के अंदर में कोई जो रस्सी है वो दोनों तरफ से बंधी हुई रहती है, जो स्ट्रिंग है वो, उसमें जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वो ये हो जाता है। चलो भाई, टेंशन है वो 2% से इंक्रीज हो गई है। अब बेटा जैसे ही मैं टेंशन को इंक्रीज करता हूं तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन है, तो टेंशन को बढ़ाने पे जो फ्रीक्वेंसी है पियानो स्ट्रिंग की वो भी बढ़ रही होगी। ठीक है, अब बढ़ने के बाद में वो बनाने लग जाती है, उसकी 2 बीट से डिक्रीज हो जाती है, मतलब वो 3 बीट पर सेकंड है वो बनाने लग जाती है। अब देखो मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे टेंशन बढ़ेगी तो वही फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो अगर वो 261 होती है, 251 होती, तो ये भी इंक्रीज हो रही होती। इसके लिए क्या क्या ऑप्शन बनते, 262, 263, ऐसे ऐसे ऑप्शन बन रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 251 से बढ़ाता तो क्या बन रहा होता, 252 हर्ट्ज, 253 हर्ट्ज, ऐसे ऐसे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती। तो 251 तो भाई 5 की बीट बना रहा है। अब 252 है, वो अगर इस 256 के साथ में सिंक्रोनाइज करे तो कितनी सी बीट बना रहा होगा, तो ये बना रहा होगा 3 हर्ट्ज की बीट, सॉरी 4 हर्ट्ज की बीट। इसके साथ में इसका और इसका डिफरेंस निकाला, 256 में से 252 का, तो 4 हर्ट्ज की बीट। 256 253 के साथ में जो हर्ट्ज बनाएगा वो 3 हर्ट्ज की बीट बना रहा हूं। अब ये जो है वो 262 के साथ में अगर सिंक्रोनाइज करे तो कितने हर्ट्ज की बीट बनाएगा बेटा, 6 हर्ट्ज की बीट बनाएगा। 263 और 256 ये अगर बनाता है तो कितने हर्ट्ज की बीट बना रहा है, ये बना रहा है 7 हर्ट्ज की। अपना आंसर क्या है, पहले जो बीट बन रही थी वो 5 हर्ट्ज की थी, उसके बाद में 2 से डिक्रीज हो गई, मतलब 3 हर्ट्ज की बनने लग गई है। मतलब बाद वाले केस में ये वाला सिनेरियो है ये करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो क्या बन गया है, 251 हर्ट्ज। ऐसा करके इस आंसर को निकाला जाता है। ये अपने पास में अप्रोच होगी बेटा। ठीक है, पहले अपने पास में 2 ऑप्शन आएंगे, उन 2 ऑप्शंस के बाद में स्टेटमेंट से वो 2 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है वो निकाला करेंगे। ये अपने पास में प्रॉपर अप्रोच हुआ करेगी ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने की। तो इस चीज को ध्यान रखना, बिल्कुल ही निंजा टेक्निक है, निंजा टेक्निक नहीं तकनीक। जो निंजा तकनीक है वो बेटा आपको मैंने सिखा दी है। ठीक है, तो इस निंजा तकनीक से ही क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलो अब इसके बाद में जो इससे अगला क्वेश्चन है वो करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बेटे वो है ये, इफ द लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज शॉर्टेंड बाय 20%। कोई एक सीधी सी स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ को मैंने 20% से कम कर दिया है, एंड टेंशन इज इंक्रीज बाय 21%, देन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है वो कितने से चेंज होगी, ये हमसे पूछा गया है। बाय डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, सारे के सारे सिनेरियो है, उनसे करके आंसर निकाल ही लेंगे हम तो, ऐसे ही हैं। ठीक है, तो बेटा फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है किसी स्ट्रेच स्ट्रिंग में, तो किसी भी स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/12 अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की ही बात कर रहे हैं, कोई कभी हम अगर परसेंटेज चेंज निकाल देंगे सबका सेम ही आएगा, फर्स्ट वन मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड, कोई सा भी मोड ले लो। ठीक है, अब देखो इन सब क्वेश्चंस के लिए मैंने तरीका बताया हुआ है, उसी तरीके का ही यूज करेंगे। ठीक है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी है उसको एन मान लिया है मैंने, चलो एन लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में। लेंथ है वो 20% से कम हो गई है, भाई पहले लेंथ जो थी ना वो थी 100%, 20% से कम हो गई तो मतलब कि कितना बन गई है, सिर्फ 80% बची है। ठीक है, टेंशन जो है उसका क्या सीन है भाई, टेंशन इज इंक्रीज बाय 21%, टेंशन को 21% से बढ़ा दिया, पहले टेंशन थी 100%, अब हो चुकी है 121%, जिसको बोल सकते हैं 1.21। नई जो फ्रीक्वेंसी है वो लिख देते हैं 1/0.80 टू इंटू 0.80 L, अंडर रूट ऑफ टेंशन जो है वो हो चुकी है 1.21 T अपॉन म्यू।
ठीक है, इसमें से 1/12 अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, वो तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। तो उसके अलावा जो टर्म बची हुई है वो लिख लेते हैं 1.21 अपॉन 0.80, तो 1/12 अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, इसकी वैल्यू हो जाती है 1.375 और वो है एन की। पहले जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी एन, अब हो चुकी है 1.375 एन। 1.375 एन है, इसका मतलब है कि भाई इंक्रीज बाय 37.5%। अब बेटा परसेंटेज चेंज का ये अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो जो मैथमेटिकल टूल्स हैं उनकी वीडियो को देख लो, अदरवाइज परसेंटेज निकालते निकालते ही आपका सारा टाइम बीत जाएगा। तो ऐसा मैं आपके साथ में नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वो वाली अप्रोच को याद रखो। ठीक है, चलो तो मेरे बच्चे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करते हैं। तो बेटा ये अपने पास में क्वेश्चन, y is equal to a cos kx plus omega t superimpose on another wave giving a stationary wave having node at x is equal to 0। इसका मतलब है कि भाई x is equal to 0 पे अपने पास में नोड होना चाहिए। नोड होने का मतलब है वहां का एम्पलीट्यूड जो है, वहां का जो नेट रिजल्टेंट है वो 0 होना चाहिए। चलो तो भाई कोई दिक्कत वाली बात है ही ना। ठीक है, ऐसा अपने पास में सिनेरियो है। तो सबसे पहली चीज है ना वो शुरुआत से याद रखेंगे कि भाई अगर स्टेशनरी वेव बनानी है तो एम्पलीट्यूड है वो सबका सेम होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, ये वेव है के एक्स प्लस ओमेगा टी जा रही है, तो दूसरी वाली वेव के एक्स माइनस ओमेगा टी जा रही है। तो इसका मतलब है ये वाला और ये वाला दोनों ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जानी चाहिए। ओके, अब अपने पास में सिर्फ ये दो ऑप्शन बचे हैं, इन दोनों ऑप्शन को ही हमें चेक करना है। बेटा x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, किस किस में x इज इक्वल टू 0 पुट करें, एक तो इस ऑप्शन में, एक इस ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन बी है वो मैं चेक कर रहा हूं, y रिजल्टेंट। ठीक है, इसमें मैंने x को 0 पुट कर दिया तो ये बन गया है a कोस ऑफ ओमेगा टी, इसमें ये पुट कर दिया है प्लस a कोस ऑफ माइनस ओमेगा टी, a कोस ओमेगा टी। बेटा ए कोस के अंदर माइनस ओमेगा टी भी कोस ओमेगा टी ही होता है, तो यहाँ पे ये बन गया है 2a कोस ओमेगा टी। तो रिजल्टेंट है वो 0 नहीं बना रहा है। ठीक है, चलो भाई बी ऑप्शन है वो भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी है, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे जो रिजल्टेंट है, ठीक है, जब एक्स को मैं 0 पुट करूं तो आंसर अपना 0 आना चाहिए। तो ए कोस ओमेगा टी ओरिजिनल वेव थी इस तरीके से जिसमें एक्स को 0 पुट किया, माइनस ए कोस ऑफ माइनस ओमेगा टी, ए कोस ओमेगा टी और माइनस ए कोस ऑफ माइनस ओमेगा टी भी कोस ओमेगा टी के ही इक्वल होता है। तो इसमें से इसको घटाया तो अपने पास में क्या आंसर आ गया है, 0। तो x इज इक्वल टू 0 को जैसे ही मैं पुट करूं तो जो रिजल्टेंट है y का वो 0 आ जाना चाहिए, वही ऑप्शन अपने पास में सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, इसके बाद में लिखते हैं अपने पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो। अगला क्वेश्चन है बेटा ये, टू वाइब्रेटिंग मोड ऑफ एयर कॉलम आर शोन इन द फिगर। दो वाइब्रेटिंग मोड है एयर कॉलम के जो इस तरीके से दिख रहे हैं। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू नोड, जो दो नोड है उनकी फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो बताना है। चलो तो भाई बता देंगे, फ्रीक्वेंसी का रेशियो तो कुछ मुश्किल है नहीं। तो इस तरीके से है अपने पास में ये, तो फ्रीक्वेंसी है भाई पहले वाले की फ्रीक्वेंसी अपन दूसरे केस की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वी बाई लैम्डा, वी बाई लैम्डा, दोनों के अंदर एयर रिफ्लेक्चुएट कर रही है तो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। तो इनकी जो वेवलेंथ है उनका रेशियो बताना है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले वाले के लिए लिखते हैं केस। सबसे पहले वाले के लिए क्या केस निकल के आता है अपने लिए, वो देखो भाई। सबसे फर्स्ट केस में जो एल लेंथ है वो क्या इसके इक्वल है, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, मतलब एल इज इक्वल टू 3 लैम्डा 1 बाई
4। तो यहां से लैम्डा 1 है वो हो चुका है 4L/। नेक्स्ट अपने पास में इस तरफ, ठीक है। इसकी जो लेंथ है ना उसके लिए रिलेशन लिखते हैं। तो ये आ जाएगा λ/2 मतलब लैम्डा प्लस λ/4 मतलब 5λ/4। यहाँ पे जो लेंथ है वो हो चुकी है 5λ1/4। इसका मतलब है λ1 हो चुका है 4L/5। तो λ1 और λ2 टू टू गलती में लिख दिया बेटा, λ2 है उसकी वैल्यू ये आ चुकी है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, F1/F2 ये आ रहा है λ2/λ1 के इक्वल। λ2 है 4L/5, λ1 है 4L/3। तो इसका जो आंसर है वो बन जा रहा है 3/5। ऐसे करके जो दो फ्रीक्वेंसी है उनका रेशियो आ जाता है जो कि है 3/5। बस इतना सा इसका आंसर है भाई, ये करना था। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो करते हैं, कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, A resonance tube is resonate with a tuning fork of frequency 256 Hz। इस फ्रीक्वेंसी का कोई ट्यूनिंग फोर्क है, हमने ले लिया है भाई। ट्यूनिंग फोर्क की शेप ऐसी रहती है जो कि 256 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का हमने बनाया हुआ है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेटिंग एयर कॉलम आर 32 एंड 100 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, रेजोनेटिंग ट्यूब जो है ना वो इस तरीके से रहती है, एक एंड से ओपन एक एंड से क्लोज। प्रॉपरली लिखना भूल गए हैं ये शायद। इस तरीके से है बेटा रेजोनेटिंग ट्यूब, ठीक है। थोड़ी बड़ी सी बना देता हूँ भाई। पहली जो रेजोनेटिंग लेंथ है यहां से लेकर यहां तक की, उस रेजोनेटिंग लेंथ की जो वैल्यू है वो है बेटा 32 सेंटीमीटर। इसके बाद में इससे जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ है वो है भाई ये, और इसकी जो वैल्यू है वो है 100 सेंटीमीटर। पहली जो रेजोनेटिंग लेंथ है, दूसरी जो रेजोनेटिंग लेंथ, ये हमने निकाल लिया है, ठीक है। इससे ऊपर का जो छोटा सा डिस्टेंस है जिसको बोला जा रहा है एंड करेक्शन ई, इस तरीके से है ई जो एंड करेक्शन था वो, ठीक है। चलो तो भाई बहुत बढ़िया बात है, वो सीख लिया हमने। अब देखो बेटा, सबसे बाहर जो बन रहा है वो है एंटी नोड, इधर जो बन रहा है वो है नोड, इधर जो बन रहा है वो एंटी नोड है, और इधर जो बन रहा है वो है नोड। चलो बहुत बढ़िया। यहां से देखो, यहां से लेकर, एक बार बता नहीं कैसे मिट गए बेटा। देखो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 100 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का है 32 सेंटीमीटर। तो बीच का जो बचा हुआ गैप है ये कितना सा बन गया है, ये बन जाएगा 68 सेंटीमीटर। इधर के बीच में कोई भी एंड करेक्शन या ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है बेटा दो नोड है उनके बीच का जो गैप है वो कितना आ गया है 68 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो λ/2 है वो आ चुका है 68 सेंटीमीटर, ठीक है। λ/4 है वो आ जाएगा 68/2 सेंटीमीटर, मतलब कि 34 सेंटीमीटर। तो λ/4 है जो कि आ गया है अपने पास में 34 सेंटीमीटर। λ/4 क्यों निकालना है, क्योंकि हमें दो नोड के बीच का गैप पता चला था 68, नोड और एंटी नोड के बीच का गैप 34। इधर पे भी नोड और एंटी नोड के बीच का जो गैप है वो क्या हो जाएगा 34। तो बेटा 34 में क्या क्या आ गया है 32 और ई, इसका मतलब है 32 प्लस ई दोनों मिला के क्या बना रहे हैं 34 सेंटीमीटर। तो एंड करेक्शन है वो हो चुका है 2 सेंटीमीटर। ऐसे करके इस टाइप के क्वेश्चन है उनको हमें निकालना होगा, ठीक है। इन सब का ध्यान रखना कि हर कोई नोड है एंटी नोड है उनके बीच का गैप है हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। नोड और नोड के जो बीच का गैप है वो उससे डबल रहेगा। ये जो कंसेप्ट है इसका हमने यूज किया है, समझ में आया मेरे बेटे। देखो वापिस से देखो, ऐसे करके पहले तो हमने रेजोनेटिंग एयर कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग डायग्राम बनाया, और क्वेश्चन भी करेंगे उन सब में क्लियर हो जाएगा। इतने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे
ये सारी चीजें आपको क्लियर हो ही जाएंगी क्वेश्चंस में ही। देखो, जो अपने पास में एंटी नोड से लेकर नोड के बीच में जो गैप है, ठीक है, वो हो चुका है यहां से E+32। ठीक है, यहां पे हो गया E+32। यहां से दो नोड के बीच का गैप है वो आ चुका था 68। एक नोड और एंटी नोड के बीच का गैप निकाला जो कि आया 34। 34 हो चुका था 32 प्लस ई, इसका मतलब है ई बन गया है 2 सेंटीमीटर। तो बेटा इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेरे बच्चे ये, A string is divided into 3 segments so that segment possesses fundamental frequency in ratio 1:2:3। तीन सेगमेंट में तोड़ दिया है एक स्ट्रिंग को, तीनों की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो इस तरीके। ठीक है, तो बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2L√T/μ। सिर्फ स्ट्रिंग है तो दोनों एंड से बंधी हुई स्ट्रिंग ही लेनी है, और वही अपने सिलेबस में है बेटा। तो एक एंड से बंधी हुई स्ट्रिंग है, उसके क्वेश्चन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, मैंने फिर भी उसको भी बता दिया था। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो पहले की लेंथ, दूसरे की लेंथ, रेशियो थर्ड की लेंथ, ये आ जाएगी पहले की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो, दूसरे का, तीसरे का। 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आ जाता है 6:3:2। यस, ये आंसर हो गया। करेक्ट आंसर है जो बन गया है 6:3:2। और किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट है, पूछने में कोई भी शर्म नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखते हैं, ये अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, टू साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ λ1 एंड λ2 प्रोड्यूस n बीट्स पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ साउंड इज। इस केस में जो साउंड है उसकी स्पीड कितनी होगी वो हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो भाई, n बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो है n, और बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, पहले की फ्रीक्वेंसी में से दूसरे की फ्रीक्वेंसी को घटा। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया है। और बीट का जो अपने पास में फ्रीक्वेंसी है जो, उसका क्या फॉर्मूला बनता है, ठीक है, स्पीड जो है उसी के फॉर्मूले से ही उसको निकाला जाता है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाता है C/λ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला हो जाता है भाई, C/λ। तो ये आ जाएगा C/λ1 माइनस C/λ2। स्पीड को C से मत लिखो भाई, V से लिखते हैं। ठीक है, V हो जाएगा 1/λ1 माइनस 1/λ2। तो V की वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे λ1 और λ2 को एलसीएम ले लिया तो λ2 माइनस λ1 ऊपर इंटू n। इधर से जो V है उसका फॉर्मूला हो जाता है n λ1 λ2 अपॉन λ2 माइनस λ1। ये बन गया है, रीअरेंजमेंट वाला फॉर्मूला था, रीअरेंजमेंट वाला ही क्वेश्चन था, ऐसा कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं था जिसको हमें करने की या समझने की जरूरत है। बिल्कुल सिंपल सा और साधारण सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बढ़िया कर लिया। इसके बाद करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है ये, टू फोर्क ए एंड बी आर साउंडेड टुगेदर एंड प्रोड्यूस 4 बीट पर सेकेंड। दो है ए और बी, ठीक है, उन दोनों को अगर मैंने साउंड किया तो एक है अपने पास में, ये देखो ए है एक फोर्क, दूसरा जो फोर्क है वो, दूसरा जो फोर्क है वो इस तरीके से। ठीक है, फोर्क ए और ये है फोर्क बी। ठीक है, दोनों से मिला के जो बीट प्रोड्यूस हो रही है वो है 4 बीट पर सेकेंड। चलो भाई, ए की फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, बी की फ्रीक्वेंसी छोड़ो बाद में लिख लेंगे। द फोर्क ए इज यूनिसन विद 30 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर। यूनिसन का मतलब हो जाता है बेटा जो अपने पास में फंडामेंटल के मोड के साथ में रेजोनेंस होना, उसको बोलते हैं यूनिसन। मतलब कि दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ ए है
ठीक है, सोनोमीटर की वायर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ है। ठीक है, सोनोमीटर वायर भी बना लेता हूं। पहले वाले के कोरस्पॉन्डिंग जो सोनोमीटर वायर है उसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट है सोनोमीटर वायर है वो इतनी सी है, इसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी है इस तरीके से है, वो है बी। चलो ठीक है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जो दो फोर्क हैं इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दोनों फोर्क की। चलो तो बेटे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है। ठीक है, वो एफ ए की फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू 30 अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। ठीक है, एफ बी की जो फ्रीक्वेंसी वो हो जाएगी 1/2 इंटू 25 अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। ठीक है, तो एफ ए ज्यादा होगा या एफ बी ज्यादा होगा। ठीक है, तो बेटा सिंपल सा बात है, इसमें अपोन में 30 आ रहा है, इसमें अपोन में 25 आ रहा है, तो जिसके अपोन में 30 आ रहा है वो कम होगा, जिसके अपोन में 25 आ रहा है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो इधर से अपने पास में एक ये चीज समझनी थी बस मुझे कि एफ बी है वो ज्यादा है एफ ए से। अपने पास में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसी गिवन है, इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है एफ बी माइनस एफ ए, वो तो है भाई 4 हर्ट्ज का। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, और इन दोनों का जो रेशियो है, ठीक है, जैसे कि हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो लेंथ के अकॉर्डिंगली रेशियो हो जाएगा, बी की जो लेंथ है 25, ए की जो लेंथ है वो है, उल्टा तो नहीं लिख दिया, हाँ ठीक लिखा है बेटा। ठीक है, तो इसको इसके अकॉर्डिंगली हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 35/20 इसको कितने पे कैंसिल किया जा सकता है, 5 से, 6/5, तो 6 और 5 का जो डिफरेंस है वो 1 है। 12 इंटू 10 फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है 2 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 और 20। ठीक है, ये अपने पास में रेशियो बन गया 24 और 20 का, 24 और 20 का जो डिफरेंस है वो भी 4 है। इसका मतलब है बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 24 हर्ट्ज, ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो है अपने पास में 20 हर्ट्ज। इसके अलावा अगर आपको कोई और तरीका पता है, शॉर्टकट में कैलकुलेशन कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे भी इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। और कोई मैथमेटिकल तरीका है वो भी लगाया जा सकता है। मेनली हमें ये दो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, एक तो ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, इससे अपने सारे आंसर हैं वो आ जाया करेंगे। ओके बेटे, चलो तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट टाइप का बढ़िया सा क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन था, अच्छे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटे करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है बेटा ये, a straight string of length L fixed at both end can sustain stationary wave of wavelength lambda। एक स्ट्रेट स्ट्रिंग है, दोनों तरफ से बंधी हुई है, तो उसकी जो लेंथ है ना बेटा वो लैम्डा की टर्म्स में कैसे एग्जिस्ट करेगी, तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा है वो निकालना है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12/n। बस रीअरेंज कर दिया है, n को लेफ्ट में ले आई, 2 को लेफ्ट में ले आई, तो लैम्डा है उसकी वैल्यू आ गई है 2l/n। ये हो जाता है उसका करेक्ट आंसर। इतना सा इसका आंसर था, ये हमें निकालना था। तो इजी तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया है। इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन है वो पूछता हूं, तो उसका आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है अपने पास में ये, a string is rigidly tied at two end and its equation of vibration is given by y is equal to sin 2 pi x into cos 2 pi t। द मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, इस लेंथ की, इस स्ट्रिंग की जो मिनिमम लेंथ है वो कितनी होगी। चलो तो भाई निकाल लेते हैं। देखो साइन में जो ये ऐसी इक्वेशन है साइन के एक्स इंटू कोस ओमेगा टी, तो यहाँ से के जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2 पाई एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है वो के है, तो 2 पाई
तो लैम्डा निकाल लेंगे, 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई यहां से 1 मीटर। चलो तो मेरे बेटे बिल्कुल सही बात है, लैम्डा जो है वो है 1 मीटर आ गया है। अब हमें बताना है सबसे कम लेंथ है वो कितनी होगी, तो सबसे कम लेंथ होती है लैम्डा बाई 2, मतलब कि 1 बाई 2 मीटर। ठीक है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है, तो सबसे कम जो है वो क्या होती है, लैम्डा बाई 2। इसके बाद में करते हैं इससे अगला जो क्वेश्चन है वो, अगला जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं बेटा। An organ pipe filled with a gas at 27 degrees Celsius resonate at 400 Hz in its fundamental mode. ठीक है, it is filled with same gas at 90 degrees Celsius, the resonate frequency will be। ठीक है, अगर यही को हम किसी गैस से भर दें जो कि 90 डिग्री सेल्सियस पे है, तो इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो। चलो तो बेटा, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसका बिहेवियर हमें निकालना है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल मोड की, उसको क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके लिए कैसा भी मोड ले लो, चाहे ये अपने पास में ये नहीं बता रखा कैसा पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप है या क्लोज ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप ले लेता हूं मैं, इसका फॉर्मूला हो जाता है V/2 है। ठीक है भाई, स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला है जो वो लिखना पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ साउंड है उसका फॉर्मूला होता है 1/12, यहां तक तो ठीक है, गामा RT बाई एन। ठीक है, इसका मतलब है जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर होती है। तो बेटा देखो, यहां से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, पहले केस में फ्रीक्वेंसी अपॉन दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी, अंडर रूट ऑफ पहले केस का टेम्परेचर अपॉन दूसरे केस का टेम्परेचर। ठीक है, पहले केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी वो थी 400 हर्ट्ज, दूसरे केस में F2। पहले केस में जो टेंशन है भाई, ठीक है, सॉरी जो टेम्परेचर है वो निकालना है। 273 में 27 ऐड करेंगे, तो 273 प्लस 27 300 केल्विन बन गया, और 90 ऐड करेंगे तो 273 प्लस 90 363, ये हो जाएगा 363 केल्विन। ठीक है, ऐसे करके इसको लिखा जा सकता है, अगर मैं इसको 3 से कैंसिल करूं तो 100/121, 10/11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 400 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू F2, तो 40 इंटू 11, तो ये हो जाता है 440 हर्ट्ज, 440 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो बन जाएगी। लो तो भाई ये आ गया इसका करेक्ट आंसर, यही हमें करना था। इसके बाद में करते हैं इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, नेक्स्ट जो है बेटा अपने पास में वो ये है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज 90 सेंटीमीटर एंड हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 120 हर्ट्ज। ठीक है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी लेंथ है 90 सेंटीमीटर और उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 120 हर्ट्ज। ठीक है, वेयर शुड इट बी प्रेस टू प्रोड्यूस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 180 हर्ट्ज। तो उसको कहां से हम प्रेस करें, कहां से उसको रोक के रखें कि उसमें 180 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ जाए। देखो बेटा ऐसी है, पहले केस में तो ये था 90 सेंटीमीटर का हमने बना दिया था, जिसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो होगी अपने पास में 120 हर्ट्ज। अब ये बोला गया है इसको मैं कहां से प्रेस करूं, एक तरफ से तो प्रेस है, यहां से मैं मान लेता हूं मैंने प्रेस कर दिया है, तो इसको L लेंथ का बना दिया है या L2 लेंथ का बना दिया है। ठीक है, अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो चुकी है, 180 हर्ट्ज, इसको नाम दे दिया L1। पहले जो था L1 लेंथ का था 90 का, उससे कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, दूसरे केस में L2 लेंथ का है उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। ये अपने पास में क्वेश्चन बन चुका है, तो अब बेटा इसके अकॉर्डिंगली सोल्व करते हैं, बस ये तो निकालना था हमें। फ्रीक्वेंसी जो है अपने पास में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो कैसे डिपेंड करती है,
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितनी बड़ी लेंथ उतनी ही कम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं F1/F2 इज इक्वल टू L2/L1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है। पहले है 120 हर्ट्ज अपॉन F2 है 180 हर्ट्ज। नई जो लेंथ है वो है L2, पहले जो लेंथ थी वो थी 90 सेंटीमीटर। ठीक है, हर्ट्ज से हर्ट्ज कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, 6 से कैंसिल आउट करेंगे 2 और 3, तो ये बन जाएगा 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 90 सेंटीमीटर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू L2, आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर हो जाता है 60 सेंटीमीटर। इसके बाद में करते हैं नया और बेहतरीन क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है अपने पास में ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, नीट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A tuning fork vibrating at frequency of 800 Hz produce resonance in a resonance column tube. Resonance column tube में resonance produce कर रहा है, चलो बहुत बढ़िया। The upper end is open and lower end is closed by water surface which can be varied. लोअर वाले सरफेस को पानी से बंद कर करके हम कहीं पे भी बंद कर सकते हैं। Successive resonance are observed at length this and this. कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड फ्रॉम दिस डाटा। इस डाटा का यूज करके स्पीड ऑफ साउंड है उसको हमें कैलकुलेट कर लेना है। क्वेश्चन जो है बेटा बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, झिंगा लाला झिंगा लाला हूँ, ऐसा क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है, इस चीज का तो ध्यान रखना है, तो आसानी। तो बेटा एक वाइब्रेटिंग फोर्क है, चलो वाइब्रेटिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी अपने पास में फिक्स हो चुकी है भाई। एक चीज अपने पास में फिक्स हो चुकी है भाई, फ्रीक्वेंसी इस पूरे क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे वो 800 हर्ट्ज होगी, क्योंकि वाइब्रेटिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अच्छा, तो इसके अंदर में जो वेव प्रोड्यूस होंगी वो बेटा इस तरीके से वेव प्रोड्यूस हो सकती हैं। एंड करेक्शन को यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अज्यूम करके चलेंगे कि एंड करेक्शन हो। अगर नहीं हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर है वो आ जाएगा, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, इसको मैं और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ भाई। ठीक है, तो बेटा देखो रेजोनेंस कहाँ कहाँ पे बनाया जा सकता है। अगर मैं इसको इधर पे रोक दूं, इस लेवल पे रोक दूं, ठीक है, तो अपने पास में इस लेवल पे रोकते ही अपने पास में क्या हो जाएगा कि भाई ये रेजोनेंस पे आ जाएगा। और इतने लेवल पे रोकने का मतलब है यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 9.75 सेंटीमीटर। 9.75, सब कुछ सेंटीमीटर में लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे है 9.75, ऊपर का थोड़ा बहुत भाई एंड करेक्शन भी हो सकता है, इसलिए ऊपर वाले को नहीं मान के चलना। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट लेंथ है इस लेवल से कितने पे एग्जिस्ट करेगी, 31.25 पे, क्योंकि जो एंड करेक्शन है ना वो आंखों से हमें नहीं दिख रहा होता है, इसलिए यहाँ पे है। और अगली जो लेंथ है 52.75 वो ये हो जाएगी। उसको लिखने की जरूरत नहीं है भाई, इतने से ही आंसर अपना आ जाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक का है 31.25 और इतना सा है 9.75। ये इतना सा जो गैप है वो कितना सा बनेगा, 31.25 में से 9.75 को घटा देंगे। ठीक है, और 9.75 को अगर मैं इसमें से घटाता हूं तो वो आ जाता है 21.5 सेंटीमीटर। इसमें से इसको घटाया तो ये वाला जो गैप है ये आ गया, जो इसको मैंने राइट साइड में लिख दिया है। ये अपने पास में कितना सा गैप है, नोड और नोड, मतलब कि दो नोड के बीच का गैप है ये। इसका मतलब है जो λ/2 है वो ही है ये।
इसका मतलब है जो लैम्डा है वो क्या है 21.5 सेंटीमीटर इंटू 2, जो कि हो जाता है अपने पास में 43 सेंटीमीटर। बेटा वेवलेंथ है वो यहां से निकल के आ चुकी है, वेवलेंथ है अपने पास में फ्रीक्वेंसी है। स्पीड ऑफ लाइट को निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है भाई, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी है भाई 800, लैम्डा है 43 इंटू 10⁻⁻²। सब कुछ एसआई यूनिट्स में लिख रहे हैं तो भी आंसर एसआई यूनिट्स में आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 344 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाता है अपने पास में बी की वैल्यू। इसी क्वेश्चन में आपके लिए एक टास्क है बेटा, इस क्वेश्चन में एंड करेक्शन निकालना है और उस एंड करेक्शन को निकाल के आपको कमेंट करना है कि अपने पास में क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी वीडियो के नीचे ही कमेंट कर देना और टाइमलाइन को भी टैग कर देना कि किस टाइम का आंसर तुम बता रहे हो। ठीक है, चलो तो भाई अगला क्वेश्चन है वो करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो है ये, three sound wave of equal amplitude has frequency n-1, n or n+1. They superimpose to give beats. The number of beats produced per second will be. पर सेकंड की जरूरत नहीं थी, इसमें नंबर ऑफ बीट्स ही पूछी गई है। ठीक है, तो n-1, n और n+1 तीन है, इनसे मिलकर कितनी सी बीट बनेगी। n-1 और n का डिफरेंस है बेटा, इससे अपने पास में 1 हर्ट्ज की एक बीट बनेगी। n और n+1 से मिलके भी 1 हर्ट्ज का डिफरेंस है तो 1 हर्ट्ज की एक बीट बनेगी। इससे मिलके और इससे मिलके n-1 और n+1 से मिलके 2 हर्ट्ज की एक बीट बनेगी। तो कितनी बीट बनी है, 3 बीट बनी है, बट ये दोनों एक जैसी सुनाई देंगी तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2 बीट बनेगी, एक तो माना जाएगा 1 हर्ट्ज की, एक माना जाएगा 2 हर्ट्ज की। बस ये हो जाएगा इसका आंसर। इतना सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये, इससे इजी क्वेश्चन नहीं एग्जिस्ट कर सकता भाई अपने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, A second harmonic has to be generated in a string of length L that's between two rigid support. ठीक है, the point where string has to be plucked and touched are. ठीक है, कहाँ से स्ट्रिंग को प्लग किया जाएगा और कहाँ से स्ट्रिंग को टच किया जाएगा। तो सबसे पहले तो इसके अंदर में जो सेकंड हार्मोनिक है वो बना लेता हूं मैं। इस तरीके से है अपने पास में, जो स्ट्रिंग थी वो ऐसी थी, 2 पॉइंट है उनके बीच में फिक्स कर रखा है। ठीक है, लो तो इसके बाद में ये देखो, ठीक है, इसके बाद में अपने पास में ये जो सिनेरियो है ये बन चुका है। टोटल जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो भाई एल है। ठीक है, एल लेंथ की स्ट्रिंग थी, इसको मैंने बोल दिया x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू L/2, यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू L। इस पॉइंट को बोल देंगे x इज इक्वल टू L/4 और इसको लिख देंगे 3L/4। इस तरीके से ये अपने को पॉइंट है वो बना दिए हैं। अब प्लक्ड का मतलब समझते हैं और टच का मतलब समझते हैं। प्लग का मतलब है कि जहां से इसको ऑसिलेट करवाया जाए, ठीक है, ताकि डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी इसमें आ सके, उसको बोलेंगे प्लग। और जहां से इसको और मतलब प्लग बनाया जाएगा, तो प्लग का मतलब है जहां पे एंटी नोड बनाया जाएगा। ठीक है, और टच का मतलब है वहां से इसको फिक्स कर दिया है, टच करके रोक दिया है, और रोक दिया है तो ऑसिलेट नहीं करेगा, इसका मतलब है यहाँ पे इसका नोड बनाया जाएगा। तो कहाँ पे इसका नोड और एंटी नोड बनाया जाएगा, तो नोड जो बनाया जा रहा है L/4 3L/4। ठीक है, और जहां से इसको टच किया जा रहा है वो है L/2। इसके अकॉर्डिंगली जो अपना करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ये हो जाता है इसका सही आंसर। इसके बाद करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा ये अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, A uniform rope of length L and mass m1 hang vertically from a rigid support। ठीक है, एक यूनिफॉर्म रोप है जिसकी लेंथ L है, मास m1 है, और उसको वर्टिकली हमने हैंग कर दिया। A block of mass m2 is attached to the free end of the rope। चलो बहुत बढ़िया। A transverse pulse of wavelength λ1 is produced at the lower end of the rope। The wavelength when it reaches to the top
उसकी वेवलेंथ हो जाती है लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन निकालना है। देखो बेटा, इस तरीके का क्वेश्चन है, ऐसे है भाई। जो रोप है उसका मास है m1, इसके नीचे जो ब्लॉक लगा हुआ है उसका मास है m2, ठीक है। और इनमें इस मोमेंट पे जो है वेवलेंथ वो है लैम्डा वन, तो वो हाईएस्ट पे पहुंच जाती है तो उसकी वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, यहाँ तक में कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और बेटा इसके अंदर में जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वेव की, वो अपने पास में चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी एक अलग ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी, यहाँ की और यहाँ की जो वेवलेंथ है उसका रेशियो बताना है। तो वेवलेंथ है लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन का रेशियो बताना है, लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन। जो अपने पास में वेवलेंथ है उसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाता है, स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है लैम्डा इंटू एफ, ठीक है। तो अपने पास में लैम्डा का फॉर्मूला हो जाता है स्पीड बाई एफ, v2 बाई एफ डिवाइडेड बाई v1 बाई एफ। फ्रीक्वेंसी अपने पास में सोर्स की प्रॉपर्टी होती है जो कि इस पे डिपेंड नहीं करती है, तो ये हो जाता है v2 अपॉन, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा, अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, टी टू बाई म्यू अंडर रूट ऑफ टी वन बाई म्यू। इसका फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट ऑफ टी टू अपॉन टी वन। जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो उसके अंदर जो टेंशन है वो है T2। अब इस पॉइंट पे जो टेंशन है ना बेटा, इससे नीचे वाले कंप्लीट वेट की वजह से है, तो इसकी टेंशन हो जाएगी m1 प्लस m2 इंटू जी, m1 प्लस m2 इंटू जी। और लोवेस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है वो है भाई m2 इंटू जी। इसका आंसर हो जाता है अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m2। ये हो जाता है इसका सही और अच्छा सा आंसर, बस यही हमें निकालना था। बेटा ये स्क्रीन है वो फ्रीज हो गई थी, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था, स्क्रीन की तरफ मैंने नहीं देखा था, ठीक है। चलो तो बेटा ये अपने पास में है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो देख ही लिया था। अब इसके अकॉर्डिंगली ये है आंसर, ठीक है। इस आंसर को समझने की ट्राई करना, अगर नहीं आता है तो एक बार फिर से पूछ लेना, इसके लिए मैं एक अलग से रील बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अब तक इस क्वेश्चन को स्किप कर लो और थोड़ा सा अगला क्वेश्चन है उसी से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो अगर समझ पा रहा है तो इधर से समझ लेना, इधर से इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल आंसर था बेटा, एक्सप्लेन तो कर दिया था, पता नहीं वो स्क्रीन क्यों नहीं रिकॉर्ड हुई, तो उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई है। आई होप यू विल मैनेज। ओके तो मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा ये, इस क्वेश्चन को तो सोल्व तुम्हें खुद ही करना है। A string is stretched between the fixed point separated by 75 centimeter. It is observed to have resonate frequency 420 Hz and 315 Hz. There are no other resonant frequency between these two. इन दोनों के बीच में कोई और resonant frequency नहीं है, ठीक है। Then the lowest resonant frequency for this string is, इस string की सबसे कम जो resonant frequency है वो कितनी होगी। दो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो गिवन है, तो इस केस में दोनों तरफ से अगर स्ट्रिंग को बांध देते हैं तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वही सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, और जो दो लगातार फ्रीक्वेंसी है उनका डिफरेंस से ही वो निकल के आती है। तो 420 हर्ट्ज माइनस 315 हर्ट्ज, तो इसका आंसर आ जाता है 105 हर्ट्ज। ये हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। वैसे इतना सिंपल सा इसका आंसर है भाई, ठीक है बेटा, खुद भी कर सकते थे पर मुझे लगा तुमने कर ही लिया होगा, इसलिए फिर मैंने खुद से भी ट्राई करके देख लिया। ओके चलो तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में ये, इफ n1 n2 and n3 आर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्री सेगमेंट इनटू विच ए स्ट्रिंग इज डिवाइडेड। एक स्ट्रिंग है जिसको तीन सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है,
ठीक है, एल लेंथ की स्ट्रिंग थी, उसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, ओरिजिनल की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी वो n थी, N1 N2 N3 उनके जो 3 पोर्शन है उनकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो अपने पास में कैसे डिपेंड करती है, 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो पहले वाली लेंथ है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी 1/फंडामेंटल, L1 के कोरस्पॉन्डिंग 1/N1, इसके कोरस्पॉन्डिंग 1/N2, इसके कोरस्पॉन्डिंग 1/N3। ऐसे करके इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। इतना सिंप्लीफाइड सा इसका आंसर होगा। बस भाई, इससे ज्यादा तो इसमें कुछ निकालना ही नहीं है। चलो तो बेटा अगला क्वेश्चन है वो करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो अपने पास में बीट्स पे बेस्ड है, जिससे कि बीट के बारे में और थोड़ा सा आपको क्लियर हो सके और थोड़ी सी चीजें हैं वो बीट की याद रख सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ये, A source of unknown frequency give 4 beats per second when sounded with a source of known frequency 250 हर्ट्ज। ठीक है, 200 हर्ट्ज के साथ में किसी को अगर हम स्टार्ट करते हैं या साउंड करते हैं तो उस केस में 4 बीट पर सेकंड है वो प्रोड्यूस हो पा रही है। चलो ठीक है, द सेकंड हार्मोनिक ऑफ सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव 5 बीट्स पर सेकंड व्हेन साउंड विद अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 513 हर्ट्ज। तो इस तरीके का अपने पास में ये बेटा सिनेरियो है। तो जो अननोन फ्रीक्वेंसी है वो ही हमें कैलकुलेट करनी है। ऐसा सा अपने पास में ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भाई आंसर कर डाला तो एक टाइप से लाइफ झींगा लाला। वाह, क्या डायलॉग मारा है। करता हूं बेटा सोल्व। देखो, ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी है ना जिसके साथ बीट प्रोड्यूस करी जा रही है वो है 250 हर्ट्ज। 250 हर्ट्ज के साथ में जब साउंड को बजाया जाता है तो उस केस में 4 बीट पर सेकंड है वो प्रोड्यूस होती है। या तो इससे 4 ज्यादा हो सकती है या तो जो फ्रीक्वेंसी है उससे 4 कम हो सकती है। तो दो ऑप्शन है, 254 हर्ट्ज या 246 हर्ट्ज। इन दोनों में से ही एक आंसर है वो सही होगा, बाकी कोई आंसर सही होने का कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, बाकी दोनों आंसर तो गलत हो चुके हैं, ऊपर वाले दोनों में से ही एक ठीक होगा। चलो भाई, इसके बाद में आगे देखो, अगर मैं इसका सेकंड हार्मोनिक लेता हूं, इसका जो सेकंड हार्मोनिक लूंगा, ठीक है, तो इसको अगर मैं F1 बोल लूं तो इसका सेकंड हार्मोनिक क्या हो जाएगा भाई, सेकंड हार्मोनिक 254 का अगर मैं डबल करूं तो हो जाता अपने पास में 508 हर्ट्ज। ठीक है, 246 का डबल करूंगा तो हो जाएगा 492 हर्ट्ज। ये हो चुका है सेकंड हार्मोनिक इन दोनों का। अब इसको 513 के साथ में साउंड किया गया, 513 हर्ट्ज। इन दोनों के बीच में जो बेटा बीट प्रोड्यूस हुई वो अपने पास में थी 5 हर्ट्ज की, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो 5 हर्ट्ज है। इन दोनों के बीच में जो बीट प्रोड्यूस हुई वो अपने पास में कितने हर्ट्ज की है, इनका डिफरेंस अगर मैं करूं तो 21 हर्ट्ज। इनके बीच में जो बीट प्रोड्यूस हुई है वो है 21 हर्ट्ज की। तो ये वाला आंसर सही नहीं है, ये वाला सही है। इसका मतलब कि इसका जो एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 254 हर्ट्ज। तो बेटा नेक्स्ट है अपने पास में ये क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ रिवर्बरेशन ऑफ ए रूम ए इज 1 सेकेंड। एक रूम है उसमें गूंजने का जो टाइम है, रिवर्बरेशन का मतलब क्या है, रूम के गूंजने का टाइम। जैसे कि अपनी आवाज है यहां से दीवार के पास गई, दीवार से टकरा के अपने पास में वापस आई, उतनी सी देर को बोलते हैं गूंजने का टाइम। पहले भी इसके बारे में लिखा था मैंने। ठीक है, उसका जो टाइम है वो कितना होगा रिवर्बरेशन का ही, अगर उस रूम के डायमेंशन है वो डबल कर देते हैं। अगर डबल करते हैं तो डबल देर में वो साउंड वापस आएगी। पहले 1 सेकंड में वापस आ रही थी, अब कितनी देर में वापस आ जाएगी, 2 सेकंड में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है 2 सेकंड्स। इसके बाद करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये,
Each of the string of length 51.6 centimeter and 49.1 centimeter are tensioned separately by 20 Newton force. Mass per unit length of both string are same and equal to this. When both the string vibrate simultaneously, then number of beats is, तो उस केस में जो नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस होंगी वो अपने पास में कितनी सी होंगी। ठीक है, तो दोनों के वजह से नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस पर सेकंड है वो निकालनी है। चलो तो बेटा नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस पर सेकंड मतलब क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है उसका डिफरेंस निकालना है। तो पहले वाले की जो फ्रीक्वेंसी है और जो दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी है उनको लिखना पड़ेगा। पहले की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/12 अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, तो 1/2 इंटू लेंथ है 51.6 सेंटीमीटर, ऐसा यूनिट में आ जाएगा 0.516 सेंटीमीटर अंडर रूट ऑफ 20 बाई लीनियर मास डेंसिटी जो कि है 1 ग्राम पर मीटर, मतलब कि है 10⁻⁻3। ठीक है, केजी पर मीटर। पहले वाले की फ्रीक्वेंसी ये आ गई है, दूसरे की है 1/12 अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, सेम ही फॉर्मूला रहेगा, बस वैल्यूज अलग अलग रहेंगी। 2 इंटू 0.491 सेंटीमीटर अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। इस तरीके से दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो लिखी जाएगी। बेटा दोनों की फ्रीक्वेंसी लिख ली है तो इनकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इनकी वैल्यू मैं निकालता हूं कैलकुलेटर में। ऊपर वाले का आंसर आता है बेटा सब कुछ कैलकुलेशन करके 144 हर्ट्ज, नीचे वाले का आंसर आ जाता है 137 हर्ट्ज। इन दोनों का जो डिफरेंस करेंगे वही अपने पास में बीट फ्रीक्वेंसी आएगी। उल्टा लिख दिया है मैंने। इन दोनों का जो डिफरेंस करेंगे वही बीट फ्रीक्वेंसी आएगी और उसकी वैल्यू बन जाएगी 7। ठीक है, तो वैसे इस तरीके का सही आंसर है। तरीका समझना जरूरी था, इसकी कैलकुलेशन अपने को करनी जरूरी नहीं है। ओके बेटा, चलो तो भाई इसके बाद में इससे नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो करते हैं। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में तो ये चैप्टर खत्म हो ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, 2 points are located at a distance of 10 मीटर एंड 15 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑसिलेशन। दो पॉइंट है इस तरीके से, एक 10 मीटर पे है, एक 15 मीटर पे है। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 0.05 सेकेंड। जो टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू है 0.05 सेकेंड। वेलोसिटी है वो है 300 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन ऑफ 2 पॉइंट। दो पॉइंट के ऑसिलेशन में फेज डिफरेंस कितना होगा। तो बेटा ये जो फेज डिफरेंस आ रहा है सिर्फ पाथ डिफरेंस की वजह से आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी k इंटू डेल्टा एक्स या 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। 2 पाई लैम्डा जो है, लैम्डा को हम कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा को लिख सकते हैं v बाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लैम्डा बाई टी। इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, तो लैम्डा का फॉर्मूला हो जाता है टी बाई वी। लैम्डा का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा बेटा, टी बाई वी इंटू डेल्टा एक्स। 2 पाई स्पीड है 300, टाइम पीरियड है 0.05 इंटू, बेटा गलत फॉर्मूला लिख दिया ना। लैम्डा का क्या फॉर्मूला बन जाएगा भाई, v इंटू टी नहीं बन जाएगा। तो इसको लिखा 2 पाई इंटू 300 इंटू 0.05 इंटू पाथ डिफरेंस। 10 और 15 के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना हो जाता है अपने पास में, 5। इस तरीके से आंसर आएगा। इस चीज को निकालेंगे तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा और 300 के 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। सही आंसर बनेगा 2 पाई बाई 2 पाई बाई 3 है वो इसका फाइनल आंसर है। उससे ज्यादा इसके आंसर में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बेटा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा अपनी तरफ से। ठीक है, फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप
कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बेटा ये, ठीक है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन ही है। द ट्यूनिंग फोर्क यूज टू प्रोड्यूस रेजोनेंस इन ए ग्लास ट्यूब। द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन द ट्यूब कैन बी एडजस्टेड बाय वेरिएबल पिस्टन। लेंथ को वेरिएबल पिस्टन से एडजस्ट कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर 27 लिया है। टू सक्सेसिव रेजोनेंस प्रोड्यूस्ड एट 20 सेंटीमीटर एंड 73 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी है जो वो है 320 हर्ट्ज। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बतानी है। तो देखो बेटा, जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें पता है। फ्रीक्वेंसी है वो क्या है कि भाई 320 हर्ट्ज, ठीक है। स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ साउंड, जो कि क्या होती है लैम्डा इंटू एफ। तो वेवलेंथ निकालनी है किसी तरीके से, और जो कॉलम वाला जो सिस्टम लिया है उसका यूज करेंगे हम वेवलेंथ को ही निकालने के लिए, ठीक है। नोड एंटी नोड के डिस्टेंस है, ये सारी चीजें हमें पता है। तो देखो एंड करेक्शन हो सकता है, तो इसलिए एंड करेक्शन को रखते हुए चलेंगे। सबसे पहली रेजोनेटिंग लेंथ है यहाँ पे, अगली रेजोनेटिंग लेंथ होगी यहाँ पे। पहली रेजोनेटिंग लेंथ है 20 सेंटीमीटर पे। ऊपर से कितने सेंटीमीटर पे बेटा 20 सेंटीमीटर पे। इससे अगली जो रेजोनेटिंग लेंथ है वो है अपने पास में 73 सेंटीमीटर पे। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है भाई 53 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है। इन दोनों के बीच का गैप पता है, तो भाई दो नोड के बीच का गैप है लैम्डा बाई 2 जो कि है 53 सेंटीमीटर। लैम्डा है वो हो जाएगा 106 सेंटीमीटर, मतलब कि 1.06 मीटर। स्पीड निकालनी थी 1.06 मीटर इंटू 320 हर्ट्ज। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है 339 मीटर पर सेकंड। ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अपने पास में ये चैप्टर खत्म हो गया है। जय हिंद, जय माता दी, ठीक है। अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, और अगर फिर भी कुछ डाउट आता है तो राव साहब आपके लिए इधर ही बैठे हैं, पूछो बेटा, क्या बात होगी।